डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 1 का गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। आज हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को पिछले कल हमने देखा था कि किस तरीके से हमने इक्वेशन को लिखा था। वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को राइट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हमने देखनी है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। बोला जो हमने वर्ड केमिकल इक्वेशन आपको दिखाई, क्या उससे भी कोई शॉर्ट फॉर्म है? क्या उससे भी हम कोई इसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। बोलता है कि अगर हम वर्ड की जगह केमिकल फॉर्मूले का यूज किया जाए तो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को और छोटा रूप दिया जा सकता है और बेहतरीन तरीके से दिया जा सकता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। हमने जो वर्ड इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट एक्टिविटी के लिए वो लिखा था हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इनकी जगह इसके फॉर्मूले लिखते हैं तो ये किस तरीके से लिखी जाएगी? देखिए, Mg प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू MgO। सर हेलो सर, डाउट। यस सर MgSO4 को तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमने वर्ड केमिकल इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूलेज के बेसिस के ऊपर लिखा था और उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी जो बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही थी, जिसमें हमने देखा मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन का O2 कन्वर्टेड इनटू MgO। Count and compare the number of atom of each element on the left hand side and right hand side of the arrow। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करिए। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड। अगर दोनों तरफ सेम है, इफ यस यदि हैं, देन द इक्वेशन इज बैलेंस, तब तो इक्वेशन बैलेंस है। इफ नॉट यदि नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड क्यों है? बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ जो वो मास बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। Mg एक का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम हैं। MgO में प्रोडक्ट में अगर देखें तो Mg का भी एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। तो इस तरफ ऑक्सीजन का एक है, इस तरफ ऑक्सीजन के दो हैं। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के दो बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पे Mg2 हो जाएगा, तो यहाँ पे Mg1 है, तो हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हमारे पास दोनों तरफ जो हैं वो नंबर ऑफ एटम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सच अ केमिकल इक्वेशन, अगर हमारे पास ऐसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और एज इट इज बर्ड केमिकल इक्वेशन को हमने केमिकल फॉर्मूले में तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर उसको बैलेंस नहीं किया तो उस केस में जो इक्वेशन होगी दैट इज अनबैलेंस्ड और सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इसको क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, बिकॉज इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का फ्रेमवर्क हो गया है, इसमें बैलेंस नहीं किया गया है। इक्वेशन 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। ये जो हमने ऊपर रिएक्शन बताई ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है बैलेंस को? अगर आपको ध्यान हो तो आपने 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कहा गया कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के। मींस जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास फिजिकल का होगा, वही मास जो है वो प्रोडक्ट का रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें ये भी बात कही गई है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। कि मास जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और जो नंबर ऑफ एटम है वो भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। हेंस we need to balance the skeletal chemical equation। इसका मतलब है कि हमें स्केलेटल इक्वेशन को जो है वो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। why we balance the chemical equation, यहाँ से क्वेश्चन आता है, why we balance the chemical equation to verify the law of conservation of mass। to verify the law of conservation of mass जो है वो हमें केमिकल रिएक्शंस को जो है वो बैलेंस करना पड़ता है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टेड टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर हमने एक्टिविटी में देखा था कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो उसमें से बबल्स निकले थे। इट मीन्स कि वो क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट बना रहा था, प्लस हाइड्रोजन गैस जो था वो क्या कर रहा था, इवॉल्व कर रहा था। तो इसकी जो हमने बर्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमने लिखी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड converted into zinc sulfate plus hydrogen। The above Bird equation may be represented by the following chemical equation। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, Zn plus H2SO4 converted into ZnSO4 plus H2। Let us examine the number of atoms in different element on the both side। इसी में देखेंगे हम कि हर एलिमेंट का दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम कैसे हैं, टेबल में भी दिखाएंगे। जिंक का लेफ्ट हैंड साइड में 1 है,
राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। As the number of atom of each element is the same on both sides of the arrow is balanced chemical equation. अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर हैं, इट मीन्स केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक और इक्वेशन दी गई है, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग यहाँ पे मैं आपको स्टेप टू स्टेप जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मेथड आता है तुकमार मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब स्टेप टू स्टेप ना जाके इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, वो भी आपको मैं एक अलग वीडियो में अलग से समझाऊंगा। जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन दी गई है Fe प्लस H2O कन्वर्टेड इंटू Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें स्टेप 1 में क्या करना है कि टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूले। हर फार्मूले के चारों ओर हमने एक बॉक्स बनाया, जैसे यहाँ पे बनाया, बॉक्स के अंदर ले लिया। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बॉक्स के अंदर कोई चीज़ नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जैसे Fe3O4 एक कंपाउंड है तो ये ऐसे ही रहेगा। हम अपनी मर्जी से FO4O4 F2O4 ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये F3O4 ही रहेगा। अगर हमको इसको कहीं बैलेंस करना है तो हम नंबर इसके आगे लगाएंगे। सेकंड स्टेप में बोलता है कि लिस्ट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और हमारे पास जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसके हमने नंबर ऑफ एटम्स अकाउंट करने। जैसे आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 हैं। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जब हमने नंबर ऑफ एटम काउंट कर लिए तो हमने इनको बराबर करने की कोशिश करनी है। तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हम उससे करना हमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहता है उस कंपाउंड से जिसके नंबर ऑफ एटम क्या है, ज़्यादा है। इट मे बी अ रेक्टेंट और प्रोडक्ट। वो रेक्टेंट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट में जिसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा है, Fe3O4। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उसमें देखो कि किस में सबसे ज़्यादा एटम है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया we select Fe2O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atom on right hand side and only 1 on left hand side. ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे कि टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड। मैंने पहले बोला था कि फॉर्मूले को अल्टर नहीं करेंगे हम, कंपाउंड का फार्मूला वही रहेगा। और एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज 4H2O। H2O के आगे 4 लगा दिया तो एंड नॉट H2O4। हम इस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें जो बॉक्स के बाहर ही जो है वो नंबर लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अगर हम बॉक्स के बाहर 4 लगा देते हैं H2O के आगे तो हमारे जो ऑक्सीजन की बैलेंस है वो दोनों तरफ जो वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के वो दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में देखें कि आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। कि जो आयरन है वो हाइड्रोजन है वो अभी तक बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 हो गए, दूसरी तरफ हमारे पास 2 ही हैं।
तो जहाँ 2 हैं वहाँ हम फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आयरन इस तरफ 3 और यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलता टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन एज 4 ऑन अ राइट हैंड साइड। फिर द इक्वेशन वुड बी Fe4H2O कन्वर्टेड इनटू Fe थ्रू O4 प्लस 4H2। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया कि आयरन को जो है वो बैलेंस किया, हाइड्रोजन को हमने पहले बैलेंस कर लिया था, ऑक्सीजन को कर लिया था। फिर फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे फाइनली टू चेक द करेक्शन ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट द एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर हम फिर दोबारा चेक करेंगे क्या दोनों तरफ जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इन इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। अब हमारे पास जो वो दोनों तरफ जो हैं वो नंबर ऑफ एटम क्या हैं, बराबर हैं। और इस तरीके का जो मेथड है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। एज वी मेक, लेकिन आपको यहां से सिर्फ केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए आएंगी, केमिकल फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। मेनली आपको केमिकल रिएक्शन दी गई होगी, आपने उसको केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है, और बाय बी बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, ये यहां से क्वेश्चन आता है। और राइटिंग स्टेप नंबर 7 में बोलता है कि राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में आएगा कि अगर गैसेस स्टेट में आता है तो उसके साथ G लिखना है, लिक्विड स्टेट में आता है तो उसके साथ L लिखना है, अगर सॉलिड स्टेट में आता है तो उसके साथ L लिखना है। ये चीज इसमें कंफर्म की गई है। बोला केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 9.1 डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऐसा पता नहीं चल रहा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, किस स्टेट में, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज लिक्विड और गैसियस। No information has been given in this equation about their physical state. To make the chemical equation more informative, अगर हमने chemical equation को more informative बनाना है, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. तो हमें जो है वो reactant और product को उनके chemical formulae के साथ जो है वो mention करना पड़ेगा। The gaseous, liquid, aqueous, solid state of the reactant and product are represented by, किससे रिप्रेजेंट करना है, गैस को स्मॉल g से, लिक्विड को स्मॉल l से, एक्वस को aq से, सॉलिड को s से जो है वो रिप्रेजेंट करना है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सॉल्यूशन इन वाटर है तब जाके हम एक्वस वर्ड जो वो यूज करेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन 9.1 बिकम्स, अब जो हमारे पास 9.1 आई थी जो बैलेंस्ड थी हमारे पास, अब उसके साथ आयरन सॉलिड है, उसके साथ S लिख दिया। 4H2O दैट वाज गैसियस, स्टीम के रूप में आ रहा था तो उसमें G लिख दिया। Fe3O4 सॉलिड में आ रहा था फेरस सल्फेट, तो उसमें S लिख दिया, और 4H2O हाइड्रोजन गैस थी उसमें G लिख दिया। बोलता है कि फिर हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आई दैट इज 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैसियस कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 दैट इज गैसियस। नोट दैट सिंबल G इज यूज्ड विद H2 टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब इसमें जो वाटर यूज हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, स्टीम की फॉर्म में जो वो यूज किया जा रहा है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। जब तक कहा ना जाए, पूछा ना जाए, तब तक जो वो स्टेट जो वो स्पेसिफाई करना केमिकल इक्वेशन में जरूरी नहीं माना जाता। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation।
कई बार जो केमिकल रिएक्शंस की कंडीशंस होती हैं, रिएक्शन कंडीशन जिनको कहा जाता है, जिनका केमिकल रिएक्शन में होना जरूरी है, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है, वो कंडीशन जिनको रिएक्शन कंडीशंस कहते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, उनको जो है वो एरो के ऊपर जो मेंशन है, एरो के ऊपर या नीचे जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड +2H2 कन्वर्टेड इनटू CH3OH लिक्विड और इन द प्रेजेंस ऑफ 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसी तरीके से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ए रिएक्शन फोटोसिंथेसिस किया, कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस द गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर। तो आप आगे जो है वो इसमें से जो वो केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, और आगे आपके लिए एक्सरसाइज भी दी गई है जिसमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो आप प्यारे बच्चे इसको कल तक कर लें और बढ़िया तरीके से घर से करके लाएं, और कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक्स। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आपको जो वीडियो भेजी जाती है उसको बड़े ध्यान से देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसमें से अगर कोई आपको कोई सुझाव देने हो या कोई चीज़ पूछनी है तो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर 9418544998 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।